डायरेक्टर आते हैं, शो खत्म होने के बाद शो स्टॉपर आते हैं, रचनाकार आते हैं। तो आज हमारे साथ जो जुड़ने जा रही हैं वे हैं हमारी मार्गदर्शक, हमारी गुरु, इस वैद्य मित्रम श्रृंखला की ऑर्गेनाइजर, कोऑर्डिनेटर, हमेशा हम सभी का उत्साहवर्धन करने वाली हमारी आदरणीय गुरु, हमारी चहेती डॉक्टर बबीता शर्मा मैम। डॉक्टर बबीता शर्मा मैम भोपाल से हम सभी से जुड़ने जा रही हैं। मैम एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल में। मैम विश्व आयुर्वेद परिषद से भी जुड़ी हुई हैं। और मैम के बारे में अगर मैं बात करना शुरू हो जाऊं तो मुझे लगता है कि ये सत्र मैं ही ले जाऊंगी। जी हाँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ बहुत खूबसूरत बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जितनी मैम बाहर से खूबसूरत है उतनी ही अंदर से खूबसूरत है। जी हाँ, बहुत ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उसके पीछे चुपके से काम करने वाली जो अपना क्रेडिट भी नहीं लेती है, ऐसी है हमारी मैम। जी हाँ, ऑर्गेनाइजर, फाउंडर, मेंबर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की, और हमेशा उनका यह प्रयास रहता है कि अपने शिष्यों को, आयुर्वेदिक स्टूडेंट, आयुर्वेदा से जुड़ने वाले स्टूडेंट्स को आगे लेकर आए। मैम का विशेष इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली क्रिया शारीर में है। मैंने खुद मैम से फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी पढ़ी है और इतनी शानदार, मुझे इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मॉडर्न हो चाहे आयुर्वेद, हम सबके फिजियोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। और यहाँ वैद्य मित्रम श्रृंखला में भी मैम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये मेरी बात से जरूर हमारे मैम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अग्री करेंगे। और मैम ने जानबूझकर इस श्रृंखला में हम सबको जोड़ा है, क्योंकि मैम का ये मानना है कि जब आप कुछ चीज करने के काबिल हो जाते हैं तो उस काबिलियत का इस्तेमाल करें किसी दूसरे को ऊपर लाने में, ऊपर उठाने में। और मैम खुद भी इसी कार्य में प्रयासरत रहती हैं। मैम ने न्यूट्रिकॉन जैसे, गायनिकॉन जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा 2019-20 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। मैम उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की हेड थी। वो बैक ऑफ द स्टेज जो सब कुछ संभालता है ना, जी हाँ, मैम हमारी वहीं थी। मैंने कहा ना, मैम के बारे में बात करने लग जाऊं तो पूरा सत्र ही चला जाएगा। मैम के आर्टिकल्स इंटरनेशनल, नेशनल जर्नल्स में पब्लिश है। मैम ने डिफरेंट वर्कशॉप्स, सेमिनार, प्रेजेंटेशंस एंड व्हाट नॉट। मैम अपने जमाने की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँ। मैम का विशेष इंटरेस्ट है कम्युनिकेशन। मैम चाहती हैं कि हम सभी जो उनके आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो। स्किल डेवलपमेंट गुरु जिसे बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट गुरु। तो मैम इसके लिए डिफरेंट वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। अब बहुत कुछ हो गया, अब बात करते हैं मैम के विषय के बारे में। जी हाँ, आज मैम बहुत ही खूबसूरत विषय लेकर आई हैं जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, एन आर्मी इनसाइड यू, आवर इम्यून सिस्टम। अब बहुत सारा मैंने बोल दिया, अब आप सब भी इतना सारा सुन के तो हमारी मैम से मिलने के लिए एक्साइटेड हो ही गए होंगे। तो चलिए आपकी एक्साइटमेंट को खत्म करती हूँ, बहुत ही प्यार, सम्मान, आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी गुरु डॉक्टर बबीता शर्मा मैम का। मैम आए और हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करें, उनसे मिलें और आप इस सत्र को खूबसूरत बनाएं। मैम। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है मैम, आवाज आ रही है। यस मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी को गुड इवनिंग। पूरी वैद्य मित्रम टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम पूरे इस मंथ में किया, और उसका समापन जो है वो मेरे इस आज के सेशन के साथ और कल के साथ होने वाला है। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद दूंगी जो इतने एक्साइटमेंट के साथ फेसबुक लाइव में मुझसे जुड़ रहे हैं। प्रतिभा, मैं अपना सेशन शुरू करूं उससे पहले एक दो बात तुमसे कर लूं? आर यू रेडी? हाँ मैम, बिल्कुल। चलिए, यदि मैं प्रतिभा आपसे पूछूं कि आज के इस दौर में जो ये प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, इसके दौर में मैं पूछूं कि कोरोना टर्म के बाद हाँ जी, सुन पा रही है मुझे? यस मैम। हाँ जी, तो कोरोना शब्द के बाद यदि मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा जो टर्म यूज हो रही है या सुनाई दी जा रही है वो क्या है? मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, या हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, उसमें क्या चीज ऐसी है जो हम बार बार सुन रहे हैं?
इम्यूनिटी मैम, कोविड-19 के बाद। थैंक यू, करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी हम कोरोना की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है इस समय कोरोना की क्राइसिस से गुजर रहा है, हम एक जंग सी लड़ रहे हैं। और एक चीज और है जो हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को, हमारे देश को परेशान करने के लिए की जा रही है, या एक बर्निंग इशू बनी हुई है। क्या बता सकती हो सोच करके वो क्या है? मैम अनफॉर्चुनेटली हमारे जो नेबर्स हैं अभी हमारा साथ नहीं दे रहे, तो पाकिस्तान, चाइना के द्वारा जो घुसपैठ हो रही है, जो फायरिंग हो रही है टेररिज्म फैलाने की। दैट्स वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर। सही बोल रही हैं आप कि हमारे पड़ोसी देश लगातार हमारे देश को परेशान करने की कोशिश बॉर्डर्स पर कर रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछूंगी कि ये सब होने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी हम सुकून से हैं, आराम से हैं, और आज ये वैद्य मित्रम की शास्त्र परिचर्चा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि हम इतने सुकून से हैं, ये सब होने के बावजूद, बॉर्डर्स पर इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम आराम से हैं? ये किस लिए? इसके पीछे कौन हो सकता है? मैम इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी करेक्ट है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करूंगी और मैं कहूंगी इंडियन आर्मी नहीं, स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी, हमारी सेना जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है। तो थैंक यू वेरी मच प्रतिभा, आपने मेरी कहना चाहिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस थे उनके बहुत अच्छे रिप्लाई किए। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करना चाहूँ, यही मेरा सेशन है। हम सबको मालूम है दोस्तों कि हमारा जो देश है वो बहुत समृद्धशाली देश है, और जब कोई देश बहुत समृद्धशाली होता है या जहां पर बहुत कुछ अच्छा होता है, तो लोगों की नजर भी, खासकर पड़ोसी देशों की नजर उस पर लगती रहती है। इस नेशन के, इस हमारे देश के की सुरक्षा के लिए हम सब जानते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत शक्तिशाली फोर्स है जिसको हम इंडियन आर्मी कहते हैं। सेम चीज यदि हम समझें तो हमारे बॉडी में लगातार ऐसे अटैक्स माइक्रोब्स के होते रहते हैं, पैथोजेंस के होते रहे हैं, जिनके कारण हमारा मतलब घुसपैठ करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम बीमार हो सकते हैं उनके कारण। और इन सबको रोकने का काम जो करता है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। तो वही मैं आज एक सेशन लेकर आ रही हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? ठीक है। An army inside you, the immune system. हम सबको मालूम है, मेरा ये जो सेशन है वो 2 पार्ट्स में रहेगा। पहली चीज तो यही है कि ये जो सेशन है वो ना केवल डॉक्टर्स के लिए यानी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैंने प्लान किया है। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा हीरोज ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो हमारे आर्मी फोर्सेस के जो हीरोज हमारी बॉडी में हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगी। और दूसरा हिस्सा है जिसमें मैं इस आर्मी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करूंगी, इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी कि आर्मी और हमारी इम्यून सिस्टम की प्लान ऑफ एक्शन, काम करने के तरीके कैसे सेम होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। एन आर्मी इनसाइड यू, द इम्यून सिस्टम। ओपनिंग रिमार्क करूंगी मैं इस बात से कि हमारी ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो बहुत ही पसंदीदा कहना चाहिए जगह है जिस पर माइक्रोब्स आना चाहते हैं, आते हैं। ऑप्टिमल एनवायरनमेंट है, इसलिए पसंदीदा जगह है। फलने फूलने का एनवायरनमेंट है, यहाँ वो अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसलिए द ह्यूमन बॉडी इज एन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट फॉर पैथोजेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखना है, इम्यूनिटी फैक्ट है ये। जिन्होंने बहुत काम किया है इस पूरी इम्यूनोलॉजी पर, तो उनका कहना यही है कि जो हम देख रहे हैं, जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो भी पैथोजेंस है वो लगातार कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में आए, रहें और फले फूलें, और ये लगातार चलता रहता है। सैकड़ों सैकड़ों जो पैथोजेंस है वो लगातार हमारी बॉडी पर हमला करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। उसके बावजूद, अच्छा, ये सब हमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक गुड जॉब कर रहा होता है, एक अच्छा काम कर रहा होता है, और हमको उन माइक्रोब से,
उन पैथोजन से बचाता है जो हार्मफुल है, राइट। तो बात शुरू करते हैं कि हमारी नेशन की तरह हमारी ये बॉडी है, इस बॉडी को सेव करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब प्लान ऑफ एक्शन देखिए, इनका जो तरीके हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे ये जो आर्मी है बॉडी की, वो 2 ट्रूप्स में या 2 डिविजन्स में हमने कर रखी है। पहला डिवीजन कहलाता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा डिवीजन कहलाता है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मींस जो रैपिड फोर्स है, टास्क फोर्स, जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी में प्रवेश करता है कैसे भी रूप से, तो ये रैपिड एक्शन फोर्स फटाफट वहां पहुंचता है और फाइट करता है। इस फाइट में वो बिल्कुल भी ये देखने की कोशिश नहीं करता कि पैथोजन कौन सा है या एंटीजन कौन सा है, स्पेसिफिक फाइट नहीं करता, इन जनरल सभी से फाइट करता है। और ये इम्यून सिस्टम हर वर्टिब्रेट में, हायर वर्टिब्रेट में सेम होता है। तो हम इसको कहते हैं रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस करती है, राइट। सबसे पहले जाकर लड़ती है। जैसे हम महाभारत में देख रहे थे, महाभारत आजकल हम सीरियल देख रहे हैं, सभी ने लॉकडाउन पीरियड में देखा है, तो हमने देखा है वहां सेना जब होती है तो उसमें पहली पैदल सेना होती है जो जाके लड़ती है। उनका लड़ने का तरीका यही एक ही होता है और सबसे पहले लड़ती है। तो ये है हमारी इनेट इम्यूनिटी, थोड़ा बेसिक ट्रूप है हमारा, बेसिक डिवीजन है आर्मी का। वैसे ही हमारी इम्यून सिस्टम का भी है। इसके बाद यदि वो पैथोजन, यदि वो एंटीजन उसको क्रॉस कर जाता है, इनेट इम्यूनिटी को हरा कर अंदर आ जाता है या बच जाता है बॉडी में, तब हमारा दूसरा जो स्पेशलाइज्ड या एडवांस्ड सिस्टम है उसको हम कहते हैं एडॉप्टिव रिस्पॉन्स, एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो ऑफिसर्स हैं वो हायर लेवल के, थोड़ा उनकी ट्रेनिंग हुई है, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज इस इम्यूनिटी की या रिस्पॉन्स की क्या होती है कि इसमें जो एंटीजन है उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीजन, हर इंडिविजुअल एंटीजन से लड़ने का तरीका, प्लानिंग, एक्शन सब स्पेसिफिक होता है, यानी दे आर एंटीजन स्पेसिफिक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप सबने सुना है, पढ़ा है कि वैक्सीनेशन का तरीका भी यही है, वैक्सीनेशन का पर्पस भी यही है। वैक्सीनेशन से हम ये कोशिश करते हैं जो एंटीजन है उसको बॉडी में आर्टिफिशियली एंटर करा दे, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है। जैसे हम लोग, यदि हम सभी लोग ने स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं खेले हैं हम, और स्पोर्ट्स जब हम खेलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अपोजिट टीम के साथ जब हमारा मैच होने वाला होता है और अपोजिट टीम में यदि कोई नया बैट्समैन, क्रिकेट की बात करें, नया बैट्समैन या बॉलर आता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से उसके गेम को समझ पाए। यानी हमारा मैच होने से पहले हम उसकी क्या तरीके से वो खेलता है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं, इसको स्टडी करना चाहते हैं ताकि हम उसके हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन बना सके। तो इम्यून सिस्टम के साथ भी यही बात होती है कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी तभी डेवलप होती है जब हम एंटीजन को देख पाए, पहचान पाए, समझ पाए। तो वैक्सीनेशन में हमने यही कोशिश की है, जो उसका पर्पस है कि हम एक एटीन्यूटेड, एक वीक एंटीजन बॉडी में एंटर करा देते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बना ले, और नेक्स्ट टाइम जब वो इम्यून पैथोजन हमारी बॉडी में री एंटर करता है, अटैक करता है, तो वो प्लान ऑफ एक्शन हमारा पहले से रेडी होता है, तो डिले नहीं होता। इस एडॉप्टिव रिस्पॉन्स को शुरू होने में डिले नहीं होता। तो हम जस्ट कंक्लूड करें कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इससे हाईली रिफाइंड है और एंटीजन स्पेसिफिक है जैसा मैंने बताया, और बड़ी एक्यूरेसी से काम करती है क्योंकि वो पर्टिकुलर एंटीजन के लिए प्लान की जाती है, राइट। अब एक चीज जब मैं अक्सर क्लासेस में पढ़ाती हूँ, फर्स्ट ईयर क्लासेस में, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे एंटीजन और पैथोजन, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये एक ही चीज है, क्या ये अलग अलग चीज है। तो मैं बड़ी क्लियरली बताऊं, बहुत छोटी सी चीज है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कि पैथोजन है ना, वो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं और हमको बीमार कर सकते हैं, और एंटीजन एक्चुअली पार्ट ऑफ पैथोजन होते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यदि ये पैथोजन है तो उसकी सरफेस पर मिलने वाले जो कुछ केमिकल्स होते हैं,
ठीक है, तो ये फर्क है। इसलिए कई बार हमारी बुक्स में इसको हम सिनोनिम के रूप में यूज कर लेते हैं, पैथोजन और एंटीजन, बट इन रेफरेंस टू इम्यून सिस्टम हमको एंटीजन टर्म यूज करनी चाहिए। तो एंटीजन को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, सिंपल शब्दों में आपको मैं बताऊं तो एंटीजन्स वो हैं, आप कह सकते हो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। जैसे किसी मोहल्ले में, किसी सिटी में यदि कोई एंटी सोशल एलिमेंट बाहर से आता है, असामाजिक तत्व आ जाता है, तो हमारी पूरी पुलिस और हमारा जो पूरा खुफिया तंत्र होता है वो उसके लिए अलर्ट हो जाता है। इस ऐसे ही हम एंटीजन को समझ सकते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है या हमारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर केमिकल एंटीजन की तरह बिहेव करने लगता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यानी एंटीजन की हरकतें कुछ ऐसी होती हैं कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो ये चीज हमें याद रखना है कि एंटीजन्स हमारे इम्यून सिस्टम में पैथोजन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम सबको मालूम है कि इस पूरे इम्यून सिस्टम की जो ग्रेटेस्ट वेपन कहना चाहिए या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जो वेपन कह सकते हैं, हमारे हथियार हैं, वो है WBC। और WBC की दोनों वैरायटी, यानी पहली वैरायटी लिम्फोसाइट्स हैं जो एक्चुअली इम्यून सेल्स हैं या हमारी बॉडी की डिफेंस सेल्स हैं, वो तो है ही। साथ में हम सब जानते हैं फैगोसाइटिक सेल्स भी हमारी WBC में, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो लिम्फोसाइट्स हमारी दो टाइप की हैं, सभी लोअर क्लास हम पढ़ते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और हम जानते भी हैं कि बी लिम्फोसाइट्स क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं और एंटीबॉडीज थ्रू ब्लड, यानी ब्लड मीडियम से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं, काम करती हैं, इसलिए ह्यूमोरल टर्म यूज की गई है, यानी जो फ्लूइड मीडियम से काम करती हैं इम्यून सिस्टम में, उनको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो नॉन एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है, यानी दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बट वो सेल, यानी सेल खुद डायरेक्टली फाइट करती हैं पैथोजन से, एंटीजन से। तो दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड, दैट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इनके अलावा एक और इम्यूनिटी में इंटरेस्टिंग सेल्स होती हैं जिनको अक्सर हम लोग बाईपास कर जाते हैं, जिनके एक्शन को अक्सर हम नहीं बताते हैं या इग्नोर कर देते हैं इन आवर क्लासेस, इन आवर एग्जाम्स। तो हमें याद रखना है वो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, APCs इनको हम कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट सेल है और काम बड़ा इनका इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है, मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम वेल इक्विप्ड है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत इफिशिएंट है, लेकिन एक कमजोरी है इसकी। कमजोरी क्या है कि एंटीजन को ये इसके सामने प्रेजेंट करना होता है, तब ये एक्टिव होता है। और एंटीजन कैसे प्रेजेंट करना होता है, ये भी बड़ा स्पेशल होता है। क्या स्पेशल होता है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है या बॉडी में ही होता है, उसको पहले ये जाकर पकड़ती है, ट्रैप करती है। ट्रैप करने के बाद एनगल्फ करती है, जनरली दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर जनरली, तो वो उसको लेती है, डिस्ट्रॉय करती है, उसके फ्रेगमेंट्स को अपनी सरफेस पर शो करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। उसके लिए एंटीजन को तोड़ फोड़ करती है ये इनसाइड द सेल्स और फिर उसको प्रेजेंट करती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें याद करना है। जब ये प्रेजेंटेशन कर देती है अपने सरफेस पर, हमारा पूरा इम्यून सिस्टम और पूरी इंपॉर्टेंट सेल्स, चाहे टी लिम्फोसाइट्स हो, बी लिम्फोसाइट्स हो, वो एक्टिव हो जाती है। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इस इम्यून सिस्टम में आगे भी देखेंगे। टी सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सबने इनके नाम सुने हैं लोअर क्लासेस में, हम भी फर्स्ट क्लास में, 12th में इन सबको याद करते हैं। हमारी सबसे पहली सेल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इस पूरे सेंट्रल रोल करती हैं इस पूरे इम्यून सिस्टम में, वो है हेल्पर सेल्स, साथ में है साइटोटॉक्सिक सेल्स, मेमोरी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, और लास्ट में एक सेल और होती हैं जो टी सेल का ही एक ट्रांसफॉर्म होता है, नाम है उनका रेगुलेटरी सेल्स। तो ये कुछ सेल्स हैं, टी सेल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो इम्यून सिस्टम में अपने अपने रोल आप देखिए आगे करते हैं। तो हम इस पूरे प्रोसेस में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा सेगमेंट है इस पूरे
प्रेजेंटेशन का, उसमें हम इन हीरो से रूबरू हो रहे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में है, राइट। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम क्या है, वो एंटीजन को शो करती है। तो मैं एग्जाम्पल दे रही थी आपको, बताती हूँ एग्जाम्पल क्या है। समझिए कि किसी गांव में, जो अभी हम कश्मीर की बात देख रहे हैं कि टेररिस्ट आ जाते हैं, घरों में जाके छुप जाते हैं। तो समझिए कोई टेररिस्ट किसी घर में आके छुप गया है और उस घर के लोग किसी भी तरीके से ऐसा कुछ करें कि अपनी छत पर जाकर या विंडो से एक सिग्नल दे दें कि खतरा है टाइप का, कोई डेंजर का सिग्नल दे दें, और आसपास के लोगों को और खासकर वहां की आर्मी को ये पता चल जाए कि वहां पर एंटीजन है। ऐसा कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करती है, वो उस एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं। तो नटशेल में हम इसको ये कह सकते हैं कि दे आर द सेंसर विद इन द सिस्टम, और वो उस डिटेक्ट करती है उस पैथोजन को, और डिटेक्ट करने के बाद अपने सिग्नल्स बॉडी के या इम्यून सिस्टम के दूसरे पार्ट्स को देती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये डायग्राम जो है, बॉडी में एंटीजन का जो ये प्रेजेंटेशन है, ये दो टाइप के पाथवे से, यानी इसके दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत थ्योरेटिकली ये बातें बड़ी डीप और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन मेरा इस प्रेजेंटेशन में पूरा ये एक प्रयास रहेगा कि आप इसको अच्छे से इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के संदर्भ में एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह इसको समझें, राइट। तो दो पाथवे हैं। पहला पाथवे हम देख रहे हैं जो एक्सोजीनस पाथवे, यानी बाहरी पाथवे हम इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कि जब भी कोई एंटीजन आया, ब्लड में आया, ये सेल्स वहां अप्रोच कर रही हैं। ये मैं जो दिखा रही हूँ वो ये एपीसी यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो ये वहां पहुंचती है, फेगोसाइटिक नेचर की है, इसको अंदर एनगल्फ कर रही हैं, खा रही हैं। खाने के बाद हमारे पास पूरे एपरेटस होते हैं, आप सब जानते हैं, लाइसोसोम स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद आप देखिए इसको ये प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी सरफेस पर इस एंटीजन को प्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। और प्रेजेंट करने के लिए हमको एक नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं MHC, जो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो एक्सोजीनस पाथवे में आपने देखा एंटीजन ब्लड में आया और ये सेल्स वहां पहुंची, उनको खाया, उसको प्रोसेस्ड किया, और प्रोसेस्ड करने के बाद उसको सेल सरफेस पर प्रेजेंट किया, राइट। अब ये दूसरा पाथवे डायग्राम आपको बताना चाहती हूँ, वो है एंडोजिनस पाथवे। कभी कभी क्या होता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है वायरस कोई बॉडी में आया और वो बच गया, लकीली इनेट इम्यूनिटी वाले सिस्टम से बचकर वो किसी हमारी सेल को इन्फेक्ट कर गया, यानी सेल के अंदर पहुंच गया। ये एंडोजिनस पाथवे है। तो अब एपीसी, यहाँ पर एपीसी का रोल कौन करेंगी, वो इन्फेक्टेड सेल एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करेगी। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, वो इस वायरस के फ्रेगमेंट्स को अपनी सरफेस पर जो इन्फेक्ट हो चुकी है, राइट, वो अपने आसपास की हेल्दी सेल्स को बचाने के लिए इस एंटीजन का प्रेजेंटेशन करेगी। और इस प्रेजेंटेशन में भी हमको एमएससी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एमएससी क्लास 1 लिखा हुआ है, पीछे प्रीवियस स्लाइड में हमने एमएससी 2 देखा था। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन आई होप कि आप सभी को समझ में आया। अब हम देखते हैं कि इसको हेल्प करने वाले जो एमएससी मॉलिक्यूल्स हैं, हम अक्सर नाम सुनते हैं मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या हम और ज्यादा पॉपुलर नाम सुनते हैं एचएलए, राइट। तो एचएलए या ये एमएससी क्या चीज है, ये मैं कम शब्दों में आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका काम प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करना होता है, राइट। वैरायटी कई है, लेकिन मैं 2 वैरायटी की बात यहाँ करने वाली हूँ, एमएससी क्लास 1 और एमएससी क्लास 2। क्लास 2 से हम पहले शुरू करते हैं, जो हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, कई सारे नाम हैं इनके। तो ये जब डिस्ट्रॉय करती हैं, उस एंटीजन को प्रोसेस्ड करती हैं, तो उनकी सरफेस पर जो प्रेजेंटेशन के लिए एमएससी मॉलिक्यूल होता है, उसको एमएससी क्लास 2 कहते हैं, राइट। यानी इनकी एपीसी की सेल सरफेस पर, ये जो प्रोफेशनल एपीसी हैं, इनकी सेल सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट एंटीजन, वो है एमएससी 2। और उसको रिकॉग्निशन कौन करता है, ध्यान से देखिए, हेल्पर टी सेल। उसको रिकॉग्नाइज कौन करती है, अपने रिसेप्टर की हेल्प से हेल्पर टी सेल।
अब इस डायग्राम में आ जाइए। इस डायग्राम में हम क्या देखते हैं, ये जो एंडोजेनस पाथवे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि एंटीजन जब किसी इन्फेक्टेड सेल यानी सेल के अंदर पहुंच गया है, वो एंटीजन उसको इन्फेक्ट कर दिया है, तो वो सेल जब प्रेजेंटेशन करती है तो एक इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना है आपको कि ये जो एमएससी होते हैं क्लास फर्स्ट वाले, वो हर न्यूक्लिएटेड सेल की सरफेस पर, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स या वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस होता है, उनकी सरफेस पर एमएससी 1 मॉलिक्यूल होता है, वो वही काम करता है, यानी एंटीजन के फ्रेगमेंट को, टुकड़ों को, पार्ट को सरफेस पर शो करता है। तो आज के बाद आप एमएससी या एचएलए को अपने दिमाग में रखेंगे इस पिक्चर की तरह कि ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन ये जो एमएससी हैं वो साइटोटॉक्सिक सेल यानी किलर टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। तो आई थिंक इस स्लाइड के माध्यम से आप सभी लोगों को ये एमएससी या एचएलए ये समझ में आया होगा, और आगे आप कभी इसको पढ़ेंगे तो आगे फर्दर डिटेल में पढ़ने में आपको ये इंपॉर्टेंट लगेगा और आसानी से समझ में आएगा, राइट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ इस स्लाइड में मैंने दोनों टाइप की सेल्स बनाई हैं और ये MSC1 और MSC2 दिखाए हैं। एंटीजन के टुकड़े जो पेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड्स के फॉर्म में होते हैं, ब्लैक कलर के आप शो कर रहे हैं। ये रिसेप्टर्स हैं जो हमारी टी सेल्स पर मिलते हैं, जो कनेक्ट होते हैं यानी इस फ्रेगमेंट से, इस MSC मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं और फिर एक्टिव हो जाती है सेल्स। तो यहाँ पर अभी मैंने बात की थी कि MSC एक्टिव करती है हेल्पर टी सेल्स को और MSC फर्स्ट से एक्टिवेट होती है किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल तो मानकर चलिए हायर लेवल के ऑफिसर्स हैं, ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स हैं जो फाइट करके वहीं की वहीं बात खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि उसको ये पैथोजेंस को या एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, राइट। अब यहाँ पर आते हैं ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं, ये हेल्पर टी सेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका रोल मैं अगली स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दो चीज जो आपको दिख रही हैं वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है CD4+ और एक है CD8+। तो ये टर्म भी जब भी हम इम्यूनिटी पढ़ते हैं तो ये CD टर्म्स आती हैं, वो क्या चीज है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। इनको द क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। आप भी कह सकते हैं दे आर सेल मार्कर्स। हमारे बॉडी में इतनी सारी सेल्स हैं और सेल्स को पहचानना बड़ा जरूरी होता है कि भाई ये सेल रिकॉग्नाइज करना जरूरी होता है, ये सेल कौन सी है, और आपस में सेल्स भी अपने आप को पहचानना चाहती है, तभी तो वो कम्युनिकेट करेंगी और अपने फंक्शन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी। तो CD मार्कर्स हम उनको एंटीजेंस भी कहते हैं। ये भी सेल्स के सरफेस पर मिलने वाले मोस्टली प्रोटीन नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम सेल मार्कर्स कहते हैं। और ये इतना सा याद रखिए, बस बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए, कि ये सेल के आइडेंटिफिकेशन या सेल की पहचान में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में जैसे अपन ने देखा कि हेल्पर टी सेल जो होती है उनको हम कैसे पहचानते हैं कि दिस इज हेल्पर टी सेल, इसका सेल मार्कर क्या होता है, वहां CD4 सब्सटेंस उनकी सरफेस पर होता है। ऐसे बहुत सारे नोमेनक्लेचर किए हुए हैं नंबरिंग के हिसाब से, CD4, CD8 और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि हेल्पर टी सेल क्यों है ये, इस बात को हम कैसे पहचानेंगे। हम पहचानेंगे कि उसकी सेल सरफेस पर CD4 है, इसलिए हम नाम देते हैं इसको CD4+ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इम्यूनिटी के केस में यदि हमको टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल पहचाननी है कि वो कौन है, तो उसके लिए जो सेल रिकॉग्निशन का मार्कर है वो है CD8+। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत छोटे छोटे बेसिक फंडास में आपको दे रही हूँ, जिसे आप एक बार इसका पिक्चर दिमाग में रखेंगे तो आपको इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ने में या इम्यूनिटी को समझाने में, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये स्लाइड जो मैं लेकर आई हूँ, बड़ी मेरी ये फेवरेट स्लाइड है, जिसमें मैं हेल्पर टी सेल की बात करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेल्पर टी सेल। क्या करती है ये, अब देखिए ध्यान से। हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट कर हो गई किससे, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो प्रोफेशनल है वो इनको एक्टिव कर रहे हैं।
और हेल्पर टी सेल्स डायग्राम में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बड़ा सा डायग्राम लग रहा है लेकिन मेरे साथ साथ आप चलेंगे तो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा कि देखिए ये है हमारी मैक्रोफेज या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसने बैक्टीरिया को अंदर लिया, डिस्ट्रॉय किया और अपने एमएससी मॉलिक्यूल की हेल्प से इसको शो करा दिया। ये है हमारी हेल्पर टी सेल, ध्यान दीजिए। और ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो गई इस रिकॉग्निशन से, उसने पहचान लिया कि एंटीजन आ गया है, ये एंटीजन का फ्रेगमेंट है, राइट, और ये टी सेल का रिसेप्टर है। तो ये हेल्पर टी सेल जो एक्टिव हो गई, अब ध्यान से देखिए ये किस किस को एक्टिव कर रही है, ये हमारे दोनों इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर रही है, राइट। दोनों इम्यून सिस्टम यानी ये हमारी है टी सेल्स यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वाली सेल्स है, और ये है हमारी बी सेल्स जो आगे ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिव करती है। तो हेल्पर टी सेल देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट सेल है, इनको अपन सेंट्रल रोल कह सकते हैं इनका। इनके रहने से, इनके एक्टिव होने से हमारे दोनों इम्यून मैकेनिज्म, जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी के दो मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताए थे, एक टी सेल का सीएमआई दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरा बी सेल का ह्यूमरल इम्यूनिटी, ये दोनों मैकेनिज्म एक्टिव करती है कौन, हेल्पर टी सेल। अब आप सबने पढ़ा है एड्स में जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हम देखते हैं, इम्यूनिटी का ही वो प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर आप याद रखिए हेल्पर टी सेल काम नहीं करती। इसीलिए हमारे दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी के हैं वो दोनों ही काम नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आया ये हमारी हेल्पर टी सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इस स्लाइड में एक चीज और इंपॉर्टेंट दिख रही है, नई दिख रही है, जो जिसकी हमने बात प्रीवियस स्लाइड्स में नहीं की है, वो ध्यान से देखें तो ये कुछ केमिकल्स दिखाई दे रहे हैं, इंटरल्यूकिन्स हम इन्हें कह रहे हैं। इनकी भी बड़ी नंबरिंग्स होती है, आप देख रहे हैं एक सेल से निकल रहे हैं दूसरी सेल में जा रहे हैं, कभी कभी ये भी देख रहे हैं कि एक सेल से निकल रहे हैं और उसी सेल में जा रहे हैं। तो अब हम बेसिक फंडे समझते हैं, बेसिक फंडा समझते हैं कि ये इंटरल्यूकिन्स क्या है और इनका इस इम्यूनिटी में क्या रोल है, राइट। चलते हैं देखते हैं क्रॉस टॉक। तो ये टर्म यूज होती है, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग, क्रॉस टॉक बिटवीन सेल्स, यानी कोशिकाएं भी आपस में बातें करती हैं ताकि वो कोऑर्डिनेट के काम कर सके। सेल्स क्रॉस टॉक करती हैं, और क्रॉस टॉक करने के लिए जो केमिकल सिग्नल्स वो यूज करती हैं, यानी जो भाषा यूज करती हैं, उपयोग करती हैं, वो केमिकल्स की लैंग्वेज होती है, और उन केमिकल्स को हम कहते हैं साइटोकाइन्स, राइट। तो साइटोकाइन्स बड़ी ब्रॉड टर्म है, बहुत सारी प्रोटीन नेचर की सेल सिग्नलिंग में यूज होने वाली सीक्रेशंस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारी कैटेगरी है इसकी भी। लेकिन यहाँ हम जो दो कैटेगरी इम्यून सिस्टम में देखने वाले इंपॉर्टेंट है, पहली है इंटरल्यूकिन और दूसरी है इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स को हम वायरस के केसेस में काफी पढ़ते हैं, यदि कभी आपने पढ़ा। तो आपको समझ में आया क्रॉस टॉक यानी हमारा इम्यून सिस्टम कितना इंटरेस्टिंग वे में काम करता है। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बाहर हम प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, राइट। इसमें आपस में कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमको कई बार आपस में बात करनी होती है, और हम आपस में बात करते तब वो एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छा प्लानिंग हम सेटअप कर सकते हैं। वही चीज हमें याद रखना है, हमारा इम्यून सिस्टम ये सेटअप बहुत अच्छे से, मतलब आप कह सकते हैं उसकी टेक्नोलॉजी बड़ी ही एडवांस टाइप की है, और वो सब माहिर होते हैं इस क्रॉस टॉक में, इस पूरी टेक्निक में, राइट। तो हमने देखा एपीसीज, हमने देखा हेल्पर टी सेल, हमने सीडी देखे, सीडीज के बाद हमने देखा साइटोकाइन्स, और साइटोकाइन्स की जो वैरायटी हमने देखी जो इस क्रॉस टॉक में एक दूसरे को एक्टिव करने के काम आती हैं, वो है इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरॉन्स। मुझे लगता है यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हमारी इम्यूनिटी के हीरोज को आप पहचानते जा रहे हैं, और आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई कितने अच्छे और कितनी प्लानिंग से हमारे इम्यून सिस्टम हमारे लिए तैनात है, हमारे बॉडी को बचाने के लिए तैनात है। तो यहाँ मेरा पहला सेगमेंट था जिसमें पूरी के मैं सारे हीरोज को आपके सामने प्रेजेंट कर। ये जो मैंने ये टॉपिक जो लिया है उसका पर्पस इम्पोर्टेंट है, उसका पर्पस यही है कि मैं चाहती हूँ कि
आज के इस दौर में जब हम कोविड-19 का भय लेकर, दिमाग में तनाव लेकर जी रहे हैं और डर रहे हैं, वहां एक चीज हमको जो विश्वास दिलाती है, या कहना चाहिए एक किरण है जो हमारे लिए सूरज की रोशनी की तरह, वो है हमारे सिस्टम से और अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस, और ये सोचना कि नहीं, उन माइक्रोब से लड़ने के लिए बॉडी में एक एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो लड़ेगा। तो इस मोमेंट में आपने देखा था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के जो हमारी बॉडी में डिफेंसिव एक्शंस करते हैं। अब मैं इंटरेस्टिंग बनाते हुए इस पोर्शन में, यानी दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ माय प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं पूरी कोशिश करी समझने की कि जैसे हमारी आर्मी करती है वैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो एक और साइंटिस्ट का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और देखा कि वो इम्यून सिस्टम को मिलिट्री मानते हैं, फोर्स मानते हैं, सेना मानते हैं, जो कहते हैं जैसे हमारी सेना हमारे होमलैंड की, हमारी धरती की रक्षा करती है, ऐसे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखते हैं कैसे करता है। ट्रेनिंग फॉर बेटिंग, सभी ने देखा, हम लोग सभी न्यूज देखते हैं, तो मैंने देखा, सभी ने देखा होगा, प्राउड फील किया होगा कि अभी अभी देहरादून में जो बेसिक ट्रेनिंग कैंप है उसमें हमारे नए जो ऑफिसर्स आर्मी के, उनकी पासिंग आउट परेड हमने, और पासिंग आउट परेड में हमने देखा जो ट्रेन किया है और ट्रेन के बाद उनको उनकी पोस्टिंग दी गई ताकि जो सीखे हैं हमारी ट्रेनिंग ऑफ बैटल क्या है। हेलो, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? कोई मुझे बताएगा? नो मैम, अभी स्क्रीन। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आज आ रहा है, यहाँ पर मौसम खराब है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एक बार और। राइट, अभी दिख रही है? हेलो, यस मैम, यस मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ट्रेनिंग ऑफ बैटल मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, और उसके लिए मैंने बताया था कि हमारा जो वो है, वो कैसे ट्रेनिंग प्लान की जाती है। राइट, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको इंटरप्ट किए बिना इस पूरे सेशन को अच्छे से कंक्लूड कर सकूं। तो पहली ट्रेनिंग जो होती है, सबसे बेसिक ट्रेनिंग होती है हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स की। अभी वो इम्यून सेल्स क्या कहलाती हैं? इनेट, यानी नवजात नई सेल्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, और वो ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाया हुआ है बोन मैरोज में। बोन मैरो में ये ट्रेन होती है, और इसका पर्पस क्या है? पर्पस है सोल्जर्स को ट्रेन करना, हमारे सैनिकों को, सिपाहियों को बनाना। ट्रेन सिपाही हम चाहते हैं, और ये कहाँ काम करते हैं? ये इनेट इम्यूनिटी में काम करते हैं। राइट, तो इनेट इम्यूनिटी में हमने बेसिक ट्रेनिंग दी है, वो सोल्जर्स आते हैं। और पीछे मैंने प्रीवियस देखा कि ये इम्यून सिस्टम जो होता है वो जनरल टाइप का इम्यून सिस्टम होता है, नॉन स्पेसिफिक टाइप का होता है, यानी इन जनरल लड़ाई करता है। एंटीजन 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 इसमें फर्क नहीं करता, यानी स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन नहीं करता। हम सरल शब्दों में कहें तो ये लोकल इम्यून सिस्टम है, या हम कहें तो ये हमारे प्रथम पंक्ति के सैनिक हैं जो बॉर्डर्स पर रहते हैं। जो हम महाभारत का युद्ध याद कर लें, हमारे जो एपिसोड्स आप देख रहे थे अभी, तो उसमें भी हमने देखा था जो पैदल सेना है वो हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। राइट, तो बेसिक ट्रेनिंग हो रही है बोन मैरो में, और उससे जो बनने वाले हमारे सोल्जर्स हैं वो इनेट इम्यूनिटी का काम करते हैं। राइट, अब आगे अपन बढ़ते हैं एडवांस ट्रेनिंग। हायर लेवल की ट्रेनिंग है, जहां पर जो बनेंगे सोल्जर्स या जो ऑफिसर्स रेडी होंगे, दे आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर एडॉप्टिव इम्यूनिटी। और एडॉप्टिव इम्यूनिटी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाई कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी मीन्स स्पेसिफिक एंटीजन से लड़ने का स्पेसिफिक तरीका उनके पास होता है। तो आइए देखते हैं एडवांस ट्रेनिंग। ये हायर लेवल ऑफिसर्स हमें देती है जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी के लिए तैयार रहते हैं, ट्रेंड रहते हैं, और इसमें हमारी दोनों सेल्स को ट्रेन किया जाता है, बी सेल्स और टी सेल्स दोनों ट्रेन होते हैं, लेकिन दोनों के ट्रेनिंग कैंप अलग अलग होते हैं, याद रखिए। बेसिक ट्रेनिंग का कैंप एक ही था, बोन मैरो, लेकिन अभी हम एडवांस ट्रेनिंग में देखेंगे कि बी सेल और टी सेल दोनों का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो अलग अलग होगा। अभी तक की मेरी इस पूरी प्रेजेंटेशन में या मेरी पूरी आपसे जो बात हो रही थी उसमें एक बात आपको समझ में आई होगी कि ये स्पेसिफिक अटैक करते हैं, इनके टारगेट बड़े स्पेसिफिक होते हैं और इनके एक्शन बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग दी जा रही है किसको? बी सेल टी सेल को। क्यों दी जा रही है? उनको हायर लेवल के ऑफिसर्स बनाना है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी के लिए करना है। तो आते हैं, पहले हम देखते हैं 20 ट्रेनिंग सेकेंडरी लेवल ट्रेनिंग सेंटर्स, जहां पर हम बी सेल्स को रेडी करते हैं फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी, दैट इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो 20 ट्रेनिंग सेंटर होता है बोन मैरो में होता है, राइट? यानी बोन मैरो में उनकी बेसिक ट्रेनिंग भी हो रही है, ध्यान दीजिए इस बात को, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बी सेल की जो एडवांस ट्रेनिंग है वो भी कहाँ हो रही है? वो भी बोन मैरो में हो रही है। तो जो इमेच्योर या इनेट सेल्स हैं वो फंक्शनल बी सेल्स में या मैच्योर बी सेल में ट्रांसफॉर्म हो रही है, बदल रही है, और वो एंटीबॉडी बनाने के लिए अब रेडी है। तो ये हो गई एडवांस ट्रेनिंग ऑफ बी सेल्स या बी लिपोसाइट्स, राइट? अब हम आते हैं टी सेल्स की ट्रेनिंग पर। टी सेल की जो सेकेंड लेवल की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी वो डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं। हमने देखा था बी सेल तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन के माध्यम से, यानी एंटीबॉडी के मीडियम से लड़ाई कर रही है, फाइट कर रही है, लेकिन हमारी वो स्पेशल फोर्सेस है टी सेल्स जो सीधे फाइट में उतरती हैं, और स्पेशल फोर्सेस हम इन्हें कह सकते हैं, और इनका ट्रेनिंग सेंटर थाइमस ग्लैंड बनाया गया है, राइट? अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है जो आपको बताऊंगी मैं, और आपको लगेगा कि हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल आर्मी की तरह बड़ी प्लानिंग के साथ काम करता है। क्या होता है देखिए ध्यान से। इंटरेस्टिंग ये है कि इस पूरे सेशन में, जो ट्रेनिंग सेशन होता है, इस दौरान जो ऑफिसर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी इस सेकेंडरी लेवल की ट्रेनिंग इन थाइमस ग्लैंड चल रही है, इस समय वो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो ऑफिसर्स सीरियसली सिंसियरली इस ट्रेनिंग को कर रहे हैं वो ऑफिसर्स ही फील्ड में भेजे जाते हैं, जिनको अपने देश के प्रति प्यार है, देश के प्रति लड़ने का जज्बा है और ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं। इस पूरे थाइमस के ट्रेनिंग सेशन में जो ऐसे ट्रेनर दिखते हैं या मिलते हैं जिनका कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जो बहुत कैपेबल नहीं होते हैं, उनको यही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यही फिनिश कर दिया जाता है, उनको बैटल फील्ड में जाने के लिए नहीं भेजा जाता। अब देख रहे हैं, वैसे आर्मी में ऐसा नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं करते, लेकिन हाँ, ये जरूर देखा जाता है कि विच आर मोर कैपेबल, जो कम कैपेबल है, जो ज्यादा कैपेबल है, अकॉर्डिंगली उनकी पोस्टिंग्स दी जाती हैं। तो ये चीज मैं थोड़ा सा फिजियोलॉजी के माध्यम से बोलना चाह रही हूँ, नॉट द एक्सपर्ट ऑफ मिलिट्री, कि मैं उसको उस तरीके से समझाऊं। हो सकता है कोई फॉल्ट हो तो मैं मिलिट्री पीपल से भी सॉरी कहना चाहूंगी। जस्ट मैं ये एक एग्जाम्पल ले रही हूँ हमारी इम्यूनिटी पर, राइट? तो ये सेकेंडरी लेवल ट्रेनिंग हमने देख ली, बीटा सेल या बी सेल्स की बोन मैरो में, और दूसरी थी थाइमस ग्लैंड की, जो हम दूसरी टी सेल्स की जो हो रही है थाइमस ग्लैंड में। अब
एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हैं कि हमारे कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी होते हैं, सर्विलेंस जो करते हैं, यानी जिनका काम निगरानी करना और पूरे उस पर नजर रखना होता है, पूरे इस एक्शन पर। वो काम हमारी, जो आपको मैंने समझाया था प्रीवियस स्लाइड में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स करती है, पूरा सर्विलेंस करती हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है ये ना केवल अभी आपने देखा कि करंट पैथोजन को पकड़ रही है, ट्रैप कर रही है, दिखा रही है, ये सब तो कर ही रही हैं, साथ में बियॉन्ड द वॉल क्या करती है, ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं, पॉसिबल अटैक के लिए पूरी तैयारी करवाती हैं ये। तो इंटेलिजेंस यानी खुफिया विभाग की तरह भी ये काम करती है। अब आते हैं हम हमारे फील्ड ऑफिसर्स पर, यानी हेल्पर टी सेल्स पर। फील्ड ऑफिसर्स यानी जो हेल्पर टी सेल्स हैं, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि वो सेंट्रल रोल होता है उनका, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वो। उनका काम क्या होता है, वो एक लिंक बनाती हैं जो हमारी बैटलफील्ड ट्रूप्स, यानी जो सीमाओं पर या जो जगहों पर बैटल करने के लिए तैयार हैं, युद्ध करने के लिए, उन ट्रूप्स के, और साथ में जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो पूरे एक्शन पर अपना निगाह रखकर सब कुछ प्लान कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो इन दोनों के बीच लिंक बनाने का काम करती हैं। एक तरफ तो वो ट्रूप्स को इंस्ट्रक्ट करती हैं, एक्टिव करती हैं, साथ में सारी इंफॉर्मेशंस को वो हायर रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ रिले भी करती है। तो ये इम्यून सिस्टम की बड़ी इंपॉर्टेंट सेल्स है। एक तरफ इनलेट सेल्स को, बी सेल्स को, सबको एक्टिव करती है। तो दीज आर द फील्ड ऑफिसर्स, हम उन्हें कहते हैं हेल्पर टी सेल्स, राइट। अब देखा आपने बेसिक ट्रेनिंग कैंप्स देखे, एडवांस ट्रेनिंग कैंप्स देखे, कुछ कैंप्स फील्ड ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, यानी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर ऑपरेटिंग बेसिस की तरह होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि फील्ड में भी इम्यून सिस्टम को एडॉप्टिव किया जाता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस, इम्यून सेल को ट्रेन किया जाता है, और हमारे बॉडी के सभी टिश्यूज में ऐसा हो सकता है। कुछ ऑर्गन स्पेशलाइज बनाए गए हैं, आप सब ने इनके काम देखे हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, दोनों ये फील्ड ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करती हैं। स्प्लीन तो मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट जहां पर सारी सेल्स, अपन सब जानते हैं ब्लड में रहती है सारी सेल्स, ब्लड में सर्कुलेट होती है डिफेंसिव सेल्स, तो यहाँ स्प्लीन में सब मिलती हैं, मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, एनकाउंटर करके आई हुई सेल्स है या ट्रेन होती सेल्स है, वो और ट्रेन किया जाता है। स्प्लीन जैसे ही काम लिम्फ नोड्स का भी होता है, ये भी मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, जो टिश्यू से ट्रेनिंग लेकर आई हैं सेल्स, वो आपस में यहाँ क्रॉस टॉक भी कर सकती है। तो ये फील्ड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो बॉडी के सारे टिश्यूज में है, स्प्लीन में है, लिम्फ नोड्स में है, हर जगह, राइट। अब आती बात स्पेशल फोर्सेस की, यानी हम सब ने देखा है कई बार हम जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या ऐसे कुछ चीजें होती हैं जहां पर बहुत ही स्पेशल टास्क फोर्स की जरूरत होती है, वो बहुत ही हाईली ट्रेंड होते हैं, और हमने ऐसे कई ट्रूप्स के नाम अभी पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जो हाईली एडवांस ट्रेनिंग वाले होते हैं, जिनको हर तरीके से फाइट करना आता होता है। तो ये स्पेशल फोर्सेस, आइए देखते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में कौन है। तो वो है किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, या जिनको हम CD8+ सेल्स कहते हैं। ये सीधे फाइट करती हैं, सीधे मिशन को डिस्ट्रॉय करती हैं, और यदि हम बात करते हैं तो ये हमारी बॉडी की भी जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं या कैंसर सेल्स हैं, इन सबको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो दीज आर स्पेशल फोर्सेस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ओके। इन सब के बातों में, इन सब चीजों में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक बार आपको बताती हूँ, एक और बताना चाहूंगी कि ये जो पूरा एडॉप्टिव इम्यूनिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इस बात पर निर्भर करता है कि उस एंटीजन को जब हमारा डिफेंस सिस्टम उससे एक्सपोज होता है, यानी हमारा इम्यून सेल्स पूरा सिस्टम जब उस एंटीजन को देखता है, उसको देखकर ही सेंसिटाइज होता है और पूरा अपना प्लानिंग करता है। समझ रहे हैं, पूरा इम्यून सिस्टम उसके लिए सेंसिटाइज होता है। तो यहाँ एक कंडीशन छोटी सी लग गई है, वो कंडीशन है कि हम उस एंटीजन को पहचाने,
यदि हम उस एंटीजन को पहली बार देखेंगे तो इस पूरी प्लानिंग को करने में, इस पूरे एक्शन को डिसाइड करने में, उसके प्रति सेंसिटाइज होने में टाइम लगता है, राइट? तो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, इसीलिए होता है कि हम जो वायरुलेंट टाइप के, जो घातक टाइप के, जो हमारे लिए फेटल हो सकते हैं, मृत्यु कारक हो सकते हैं, ऐसे हमने पैथोजन डिसाइड कर लिए हैं, सिलेक्ट कर लिए हैं और उनके वैक्सीन बनाकर हम बॉडी में डालते हैं ताकि हमारी बॉडी उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाए, पहचान पाए और उसके विरुद्ध हमारे इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करके रखे और सेकेंड टाइम जब वो अटैक करे तो बिना देर लगाए उसका खात्मा कर दे, राइट? तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में जो एक चीज इंपॉर्टेंट है इस एडॉप्टिव इम्यूनिटी में, वो है मेमोरी सेल्स। यानी आपने देखा होगा, अभी आप फिर से बात करती हूँ, मैं एक उदाहरण देती हूँ कि हमारे यहाँ खूब टॉक शोज हो रहे हैं और टॉक शोज में मिलिट्री फोर्सेस के पुराने रिटायर्ड ऑफिसर्स आते हैं और वो अपने टाइम के अपने अनुभवों को शेयर करते हैं और वो एडवाइजर की तरह भी काम करते हैं। यानी हमारी जो प्रेजेंट आर्मी या प्रेजेंट यूनिट है उसके साथ ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने अनुभव से, पुरानी चीजों से उन सबको गाइड करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो मेमोरी सेल्स भी यही है, ये टी सेल, बी सेल्स की कुछ सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में काफी दिनों तक स्टोर रहती है और उनके पास पूरी मेमोरी रहती है कि ये वाला एंटीजन इस तरीके से मारा जा सकता है, इसका प्लान ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए। ये हमारे अनुभवी एडॉप्टिव सेल्स, ये जैसे ही सेकेंड अटैक होता है उस एंटीजन का, ये पूरे इम्यून सिस्टम को सेंसिटाइज करती है। तो हम कहेंगे मेमोरी सेल्स को भी बड़ा सा थैंक यू जो हमको बचाती हैं सेकेंड अटैक से। जो दूसरा अटैक हो रहा है उसमें ये पावरफुल काम करती है, इफिशिएंट काम करती है, राइट? अब अपन चलते हैं एक और यूनिट पर जो इम्यूनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा यूनिट है, वो है रेगुलेटरी एंड हीलिंग मैकेनिज्म। दोस्तों यहाँ एक चीज और बेसिक फंडा है इस इम्यून सिस्टम का जो मैं आपको समझाऊंगी और बार बार मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल ये हमारा इम्यून सिस्टम, जो बाहर हम युद्ध देखते हैं या जब बाहर हम जो लड़ाइयों के प्लान एक्शन देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यवहारिक, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके का, बड़ा प्रैक्टिकल तरीके का इम्यून मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है, जहां पर हमारी जो ट्रेन्ड ऑफिसर्स है या ट्रेन्ड सेल्स हैं उनको ये बिल्कुल समझ में आता है कि बॉडी में दो टाइप के चीजें हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ। सेल्फ यानी जो हमारे शरीर की सेल्स हैं जिन पर अटैक नहीं करना है, और दूसरी कौन सी सेल्स हैं? नॉन सेल्फ या नॉन सेल्फ चीजें जो बाहर की हैं या जो एंटीजन बन गई हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय करना है। तो वैसे तो सेल्फ और नॉन सेल्फ डिफरेंस हमारे इम्यून सेल्स को पता होता है, लेकिन बाय चांस वो ऐसा करने से भूल जाएं तो हमने एक यूनिट डेवलप किया हुआ है हमारे इम्यून सिस्टम में, वो कहलाता है रेगुलेटरी सेल्स। टी सेल की एक वैरायटी है, रेगुलेटरी टी सेल हम इन्हें कहते हैं, और जो बिल्कुल पूरे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, सुप्रेस करती हैं ताकि वो हमारी बॉडी की सेल्स को, हमारे बॉडी के पार्ट्स को डिस्ट्रॉय ना करें। तो हम उनको पीस कीपर्स भी कह सकते हैं, जो शांति स्थापित करने की कोशिश करती है। तो मेमोरी सेल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये हमारी रेगुलेटरी सेल्स भी इंपॉर्टेंट है, जो पर्टिकुलर समय पर जब देखती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स पर अटैक कर रहा है, हमारी सेल्स को, बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो रोकती है, राइट? तो ये हमने ऑफिसर्स देखे, हमारे सारे ऑफिसर्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन देखें कि भाई हम सबको मालूम है कि जब पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में ये इम्यून सिस्टम काम करता है और जगह जगह इसको पहुंचना है, हर जगह अटैक को बॉर्डर्स पे खत्म करना है, या जो घुसपैठिए अंदर आ गए हैं, छुप कर आए हैं, वहां पर जाकर उन पर काम करना है, तो हमको चाहिए इस पूरे प्रोसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन मीन,
एक यातायात का माध्यम जिसके सहारे सोल्जर्स भी, उनके प्रोविजंस भी, उनके इक्विपमेंट्स भी भेजे जा सके। जैसे आप अक्सर बचपन में हम लोग देखते थे और हमें बड़ा मजा आता था जब कोई तोप या कोई टैंक इधर से उधर ट्रेन में या किसी उसमें जाता हुआ दिखता था, ट्रांसपोर्ट मीडियम में, ट्रक्स वगैरह में, तो हम बड़े एक्साइटेड होकर उनको देखा करते थे। हमें अच्छा लगता था हमारे आर्मी के बारे में सोचना, जानना और उसको एंजॉय करते थे हम। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो हमारे इम्यून सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है सेल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उनके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या मैसेंजर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम है जो ब्लड के विद द हेल्प ऑफ ब्लड यानी पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, जो निर्बाध रूप से लगातार इस इम्यून सिस्टम की चीजों को मुहैया कराता रहता है। तो हमने देखा हीरोज ऑफ इम्यून सिस्टम, हमने देखा आर्मी से एनालॉगी करके हमारे इम्यून सिस्टम की वर्किंग को। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी इम्यून सिस्टम के कुछ स्लाइड्स में, ताकि आप इसके बारे में और जान पाए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बेसिक फंडे आपने पढ़े हैं तो आपको इम्यून सिस्टम को समझने के लिए और इंटरेस्ट बढ़ा लगा कि हाँ, हम जाने हमारी बॉडी की आर्मी कैसे काम करती है, कैसे ऑर्गेनाइज है। तो फैक्ट कुछ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप सबको जानना जरूरी है और आज के इस दौर में इस चीज पर अमल करना भी जरूरी है, राइट? वो क्या है? एक रिसर्च हुआ है जिसमें ये कहा गया है, बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं कि इज योर फीलिंग कुड बी लिंक्ड टू योर इम्यून सिस्टम। दैट मीन्स कि हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं का किस मेंटल स्टेटस में हम है इस समय, क्या इसका असर इम्यून सिस्टम पर पड़ता है? तो जी हाँ, पड़ता है। ये बात रिसर्चर्स ने देखी है। एक इंटरफेरॉन कई वैरायटी के होते हैं, बहुत सारी वैरायटी है, उसमें एक वैरायटी है आईजी। और इसको इन लोगों ने देखा है कि आईजी एक तरफ तो इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग केमिकल है, क्रॉस टॉक में जो यूज होता है, साथ ही हमने ये रिसर्च में देखा है कि ये सोशल बिहेवियर से भी लिंक्ड होता है। तो हमेशा याद रखिए, अपनी फीलिंग्स पॉजिटिव रखिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहूंगी कि इस कोरोना एडवाइजरी, जो कोविड-19 की एडवाइजरी सोशल डिस्टेंसिंग की दी जा रही है, वहां पर मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है आसपास कि हम अवेयर होना चाहते हैं और अवेयर होते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, मस्ट है ये कि हम अवेयर रहे, हम प्रिवेंशन लें, हम अपना बचाव करें। लेकिन केयर करने में, सावधानी बरतने में और सेल्फिश होने में एक डिमार्केशन, एक लाइन है। कई बार हम देख रहे हैं कि हम इनह्यूमन, एक अमानवीय सा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं यदि हम देखते हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव हमारे सराउंडिंग्स में है। यहाँ क्लियर हूँ कि वो जो निगेटिव फीलिंग लेकर हम यदि अपना बचाव कर रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इज नॉट सपोर्टिंग, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा और नहीं करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव फीलिंग के साथ रहिए, सोशल बिहेवियर में पॉजिटिव रहिए, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, राइट? अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं कि जितनी प्लानिंग, जितना एक्शन, जितनी हम अपनी युक्तियां बना रहे हैं, उतनी युक्तियां हमारे पैथोजेंस भी बनाते हैं, हमारे रोगाणु भी बनाते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी तरह तरह के प्लान ऑफ एक्शन के साथ हमारी बॉडी में हमला करते हैं। तो एक अच्छा सा पढ़ा, एक अच्छा देखा, उसका हवाला मैं देना चाहूंगी कि हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ कैंसर सेल्स हो गई, तो ये कैंसर सेल्स को भी हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी मैकेनिज्म में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कैंसर सेल्स एक सिग्नल है, वो केमिकल सिग्नल सीडी की एक वैरायटी है, CD47, जो सारी सरफेस पर मिलता है, राइट? तो CD47 को, ये जो कैंसर सेल है, एक्चुअली हम कैंसर सेल हमारे सिस्टम की मशीनरी पर
कब्जा करती है। आप जानते हैं किसी भी सेल के इन्फेक्टेड पर पहुंचती है, मशीनरी कब्जा करती है, और वो इन मैक्रोफेजेस को, जो एपीसीज जिनको मैंने बताया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, पिछली प्रीवियस स्लाइड्स पे बताया, जिनका काम है एंट्रैप करना पैथोजेंस को, उनको ये CD47 के माध्यम से बेवकूफ बनाती है, फूल बनाती हैं, उनको डोंट ईट मी ऐसा मैसेज सिग्नल दे देती है। और मैक्रोफेजेस ये समझती है कि हाँ ये सेल्फ यानी बॉडी की सेल्स हैं शायद, तो उनको डिस्ट्रॉय, उन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो ये CD47 जब डिस्कवर्ड हुआ, फिर हमने इम्यूनोथेरेपी में ये पूरी कोशिश की कि कैंसर सेल्स के पास ये सिग्नल को ब्लॉक किया। ये सिग्नल जो है कैंसर सेल नहीं दे पाती यदि हम ये वाला इम्यूनोथेरेपी करते हैं। तो देखिए, इम्यूनोथेरेपी से भी हम डिसीजेस पर काम कर सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट पर काम कर सकते हैं, और कैंसर में तो हम देख रहे हैं वैरायटी ऑफ कैंसर में इसका काम अब होने लगा है, राइट। ये चीज अभी हमने कोविड-19 के एडवाइजरी में देखी है। ये फैक्ट है कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने पीक पर यानी सबसे स्ट्रांग होता है जो रिप्रोडक्टिव एज कहिए या जो हम कहेंगे युवा अवस्था, राइट। उस एज में ये बिल्कुल बढ़िया काम करता है, और उसके बाद जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये धीरे धीरे डिक्लाइन, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होने लगती है। और ये बिल्कुल सही है। Why do older people do worse than younger people when infected with COVID-19? तो ये एडवाइजरी में भी कहा गया है, हमारे बड़े बुजुर्गों को खास हम सावधानी से, केयर से रखें। यहाँ एक बात मैं मेंशन करूंगी कि ये एक जनरल स्टेटमेंट है, पर ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल से बुजुर्ग होते हुए भी, ज्यादा एज होते हुए भी अपने को जवान बनाए हुआ रखा है, यानी वो स्ट्रॉन्ग है मेंटली एंड फिजिकली। और हमारे कई युवा या यूथ ऐसे हैं, कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, जिन्होंने हमारे अपनी लाइफस्टाइल को इतना इम्बैलेंस कर रखा है, इतना अनियमित, इरेगुलर कर रखा है कि उनका इम्यून सिस्टम उतना इफिशिएंट नहीं है। तो जनरल स्टेटमेंट तो ये है कि बुजुर्गों में, ओल्ड एज पर्सन में इम्यून सिस्टम वीक होता है इन कंपैरिजन टू यूथ, लेकिन इट डिपेंड करता है कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है, राइट। एक फंडा, एक बेसिक बात जो सबको मालूम है, और मैं फिर से रिमाइंड करूंगी कि स्ट्रेस डैमेजेस योर इम्यून सिस्टम, ये फिजियोलॉजी भी कहती है। हम सबको मालूम है, हमने थोड़ी फिजियोलॉजी सबने पढ़ी है, हार्मोन सबने पढ़े हैं, कॉर्टिसोल, स्टेरॉइड्स का नाम आप जानते हैं, एड्रेनलिन स्ट्रेस हार्मोन है, इमरजेंसी हार्मोन है, हम सब जानते हैं। और हम ये भी बड़े खुश होकर बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारी फिजियोलॉजी स्ट्रेस को हम जीतेंगे, केमिकल हार्मोन्स वी हैव। लेकिन जैसे आप बहुत इफिशिएंट वर्कर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी वर्क प्लेस पर, लेकिन यदि आपको ओवर टाइम बार बार ओवर टाइम कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी इफिशिएंसी में कमी आती है। ऐसे ही यदि हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, रेगुलर स्ट्रेस में रहते हैं और हमेशा चिंता अपने मतलब हमारे पास लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा हम टेंस ही रहे, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो हमको याद रखना है कि हमारे ये जो पूरा स्ट्रेस हार्मोन का जो कॉन्सेप्ट है वो सब भी काम नहीं करता। तो याद रखना है, ज्यादा तनाव में रहना डैमेज करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इसलिए खुश रहिए हमेशा, और कोशिश कीजिए कि अपने घर में पॉजिटिव माहौल बनाकर रखें, और कोशिश कीजिए कि जो निगेटिव, आजकल खासकर जो निगेटिव न्यूज हमारे पास इधर उधर माध्यम से आ रही हैं, उसको अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, उसमें इन्वॉल्व मत होने की कोशिश कीजिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको आपकी भाषा में समझा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात कहूंगी कि जो प्लानिंग मैंने की है इसमें कहीं भी बहुत साइंटिफिक कोशिश नहीं की है।
केवल मेडिकल फील्ड के लोगों को ये समझ में आए, ऐसी कोशिश की है। प्रेजेंटेशन ऐसा मैं बनाना चाह रही थी कि हमारे दूसरे मेडिकल लेकिन अवेयर पीपल है वो भी इन सबको, इस चीज को समझें और दूसरे लोगों को समझाएं, राइट। तो नींद अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर डीप स्लीप लें और साथ में कम से कम डेली 5 से 6 घंटे मिनिमम सोएं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जानते हैं इतनी बड़ी आर्मी आपको मैंने बताई हमारे डिफेंस सेल्स की, इतना पूरा उनका प्लानिंग, उनका ट्रेनिंग, उनका बिजी शेड्यूल बताया, तो आप जानते हैं जब हम सोते हैं तब ये अपनी रिकवरी करते हैं। यानी वैसे तो जब हम जाग रहे हैं ये फाइट कर रहे हैं, कुछ समय होता है जब ये अपनी रिकवरी भी करते हैं, डैमेजेस को ठीक करते हैं। तो इसलिए स्लीप लेना इंपॉर्टेंट है, राइट, ताकि हमारी बॉडी रिफ्रेश हो सके, पूरा इम्यून सिस्टम रिफ्रेश हो सके। तो आज से सोशल मीडिया से करना है नमस्कार 10 बजे रात को और नींद लेना है भरपूर, राइट। उतना भी जरूरी है। एक चीज जो मैं फॉलो करती हूँ, हंसना ये मेरी हॉबी है। जितना आप हंसते रहेंगे इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। छोटी छोटी चीजें हंसने के लिए पर्याप्त हैं, खुश होने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। बीइंग द टीचर ऑफ फिजियोलॉजी मैं हमेशा कहूंगी कि हमारी बॉडी में कुछ फील गुड केमिकल्स होते हैं, जब भी हम खुश होते हैं रिलीज होते हैं और हम हमारी स्ट्रेस को, हमारी चिंता को कम करते हैं। तो एक छोटा सा मैंने प्रोवर्ब बनाया हुआ है, जैसे हम कहते हैं वंस एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। वैसे मैं कहूंगी कि 20 मिनट्स की हंसी हमें बीमार होने से बचा सकती है। तो हंसना है और अपने को लाइट रखना है, राइट। तो हमारा इम्यून सिस्टम भी हंसेगा, स्वस्थ रहेगा और पूरी ऊर्जा के साथ हमारे लिए फाइट करेगा। कुछ और तरीके हैं जो मीडिया में हर जगह बहुत सारे माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे, डरे हुए रहेंगे, हर चीज से डरेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप नहीं होगा। आयुष डिपार्टमेंट का पूरा ये कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है, इम्यून सिस्टम पर। कोविड-19 की लड़ाई उन्होंने इसी तरीके से लड़ी है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी चीजें खाना और प्रिवेंटिव मेजर्स करना, ये सब चीजें आयुष ने, आयुर्वेदा ने आप सबको बार बार बताई हैं, आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया है। पॉजिटिव इमोशंस रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए। यहाँ एक चीज मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, हालांकि कोविड-19 इस दौर में तो ये चीज आप अप्लाई कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन एक चीज ऐसे डॉक्टर मैंने आसपास अपने सराउंडिंग्स में महसूस की है, वो मैं बताना चाहूंगी, खासकर मदर्स को जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी, एक जनरल मेरी सेइंग है, इसको बहुत पर्सनल मान लीजिएगा, कि होता क्या है, हम अपने बच्चों को पालना चाहते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से। हम उनको मतलब हाइजीन देना चाहते हैं, हम उनको किसी भी कहना स्ट्रेस से या किसी भी प्रकार की कठिनाई से, डिफिकल्टी से बचा के रखना चाहते हैं, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जिए, हम ज्यादा ऐसा कुछ ना करें, मतलब बहुत टू क्लीन, बीइंग टू क्लीन कैन इनहिबिट योर इम्यून सिस्टम। ज्यादा सफाई करना मतलब ओवर करना, ज्यादा बच्चों को बरकर रखना, उनको इन सब चीजों से दूर रखना, ये सब चीज क्या करती है, यदि हम एनवायरनमेंट इतना ज्यादा उनके लिए सोफिस्टिकेटेड, इतना ज्यादा प्रिवेंटिव बना देते हैं, तो हमारा उनका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, राइट। मैं एक चीज जो आप सबने सुनी होंगी, मैंने रोमन एम्परर के बारे में सुना है, जो पुराने राजा महाराजा हुआ करते थे, कि वो अपने सेना को एक्टिव रखने के लिए युद्ध लगातार किया करते थे, लगातार आसपास के शहरों में जाकर वो विजेता अभियान चलाते रहते थे। तो उसका कारण वो ये बताते थे कि यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी जो सेना है, हमारी जो फोर्स है, वो इनएक्टिव है।
तो ये बात मैं आपको इन जनरल समझा रही हूँ, लेकिन फिर एक बात कहूंगी कि कोविड-19 के दौर में आप क्लीन रहिए, क्लीन रहने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी, कि when you make your environment so clean, you minimize so many foreign pathogens that you actually minimize the development of the immune system. उस बच्चे के इम्यून सिस्टम को डेवलप होने में आप एक बाधा बन रहे हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। एक्नॉलेजमेंट में दूंगी, हमारा एक आर्टिकल जो मैंने पढ़ा मिलिट्री फोर्स, उस पर पूरा मैंने बेस किया था इसको। इस पूरे एक्नॉलेजमेंट में मैं हमारी टीम वैद्य मित्रम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आप सब देख रहे हैं पिछले 31 डेज से, आज मुझे लगता है 31वां दिन, 31st डे है, जो हम लगातार ऐसे यूजफुल, ऐसे उपयोगी शास्त्र चर्चाएं, ऐसे टॉपिक्स, रिलेवेंट टॉपिक्स, चाहे वो क्लिनिकल हो या रिसर्च मेथोडोलॉजी से हो या जनरल प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, सभी में हमने ये पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सके। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने मुझे सुना, और मैं चाहूंगी कि ये सब चीजों को ना केवल आप सुने, कि अप्लाई करें और कोशिश करें कि हम हमारे आसपास के लोगों को यदि मोटिवेट कर पाए, यानी हमारी लाइफस्टाइल, हमारे तरीके से यदि आसपास के 3-4 लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो बिल्कुल कहना चाहिए, श्योर हूं मैं कि पूरी सोसाइटी मोटिवेट रहेगी। और इस दौर से, ये जो वर्तमान समय है जिसमें पूरी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है, हमारा देश भी कर रहा है, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ हमारा देश इस कोरोना जंग में काम कर रहा है। तो हम आसपास के लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो आर्मी स्ट्रॉन्ग, ये स्लोगन है हमारी आर्मी का, तो हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा कहते रहिए, जैसे आपने ऑल इज वेल सुना है 3 इडियट्स में, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को हमेशा पीठ थपथपाते रहे, कहते रहे यू आर डूइंग वेल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और विश्वास रखें कि वाकई वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम हमेशा पैथोजन से, रोगाणु से बचे रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सभी दर्शकों की ओर से एवं वैद्य मित्रम के पूरे परिवार की ओर से आज की हमारी विशेष वक्ता डॉक्टर बबीता शर्मा मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। हमें आज के समय में जिस विषय को हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, कहते हैं ना, एक टीचर को, हमारे बड़ों को हमेशा हमारे लिए क्या सही है और क्या उस समय हमें बोलना, हमें समझाना सबसे जरूरी है, हमेशा पता होता है। उसी तरह आपने अपने व्याख्यान में ऐसी कई छोटी बड़ी बातें बताई जिसे हम ना चाहते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, और इस समय हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, इतना ज्ञानवर्धक और इतना अट्रैक्टिव, इतना सिंपल वे में आपने आर्मी से हमारे इम्यून सिस्टम को रिलेट करके ये व्याख्यान हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच मैम। आपका मैं शुक्रिया करना चाहूंगी इस वैद्य मित्रम श्रृंखला को अस्तित्व में लाने के लिए, हम सभी को इस वैद्य मित्रम परिवार से जोड़ने के लिए, हमें यह अवसर प्रदान करने के लिए, और हमेशा ही अपने शिष्यों के लिए अवेलेबल, हमेशा आप तत्पर रहती हैं हमारे भविष्य को उज्जवल भविष्य में तब्दील करने के लिए। आप हमेशा हमारे साथ लगी रहती हैं, हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करती हैं। थैंक यू सो मच मैम, तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, आज के इस सत्र के बाद मैं आपको कुछ और जानकारियां दे देती हूँ कि कल हमारा 17 जून 2020 को वैद्य मित्रम श्रृंखला का अंतिम सत्र लेकर, जी हाँ, हमारा कंक्लूडिंग सेशन, समापन सत्र लेकर हम सभी आपसे जुड़ेंगे। कल हमारी पूरी टीम आपसे जुड़ेगी, तो कल हमसे मिलना ना भूलिएगा। और कल हमारे सीनियर, हम सभी के प्रिय डॉक्टर चौहान सर से भी हम अनुरोध करेंगे कि उनका जो एक्सपर्टीज है कि वो मेंटल हेल्थ पे वो हमसे आए, हमसे जुड़े और बातचीत करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कल का सेशन भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और ऑब्वियसली
31 दिन के बाद क्या आप हमारा साथ छोड़ने वाले हैं? नहीं, तो आप कल हमसे जरूर मिलेंगे। चलिए, मैं जाते जाते एक और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, वैद्य मित्रम परिवार के जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, आप सभी के ई सर्टिफिकेट्स हमारे पास आ चुके हैं। जी हाँ, तो वैद्य मित्रम के अंडर जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, उसमें आज रात 16 जून 2020 को लिंक डाल दी जाएंगी, जहां पर जाकर आप अपने ई सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आज 16 जून 2020 रात 12 बजे से 3 दिन तक ये लिंक वैलिड रहेगी। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि ये लिंक सिर्फ और सिर्फ वैद्य मित्रम के रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए है। तो आप सभी वैद्य मित्रम के रजिस्टर्ड मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप पर ये लिंक आज रात को 12 बजे आ जाएगी। तो 3 दिन के अंदर अंदर जल्दी जाकर अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी टेक्निकल डिफिकल्टी का सामना करना पड़े तो हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। तो जी हाँ, डॉक्टर आशीष पाल सर अर्पण आयुर्वेद से, जिनका सेशन आपने परसों अटेंड करा था, उनका नंबर मैं आपको देती हूँ। आप उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9669669880। प्रिटी इजी ना? एक बार और रिपीट करती हूँ, 9669669880। इस नंबर पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी टेक्निकल डिफिकल्टी हो आपको, तो आप उन्हें अपनी बात बता सकते हैं। तो वैद्य मित्रम के रजिस्टर्ड मेंबर्स अपने ई सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर लीजिएगा आज रात को 12 बजे। चलिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान धन्वंतरी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट।